दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियों में उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां कोई दवा आपको काम नहीं करती है। इसलिए अक्सर एलोपैथी के डॉक्टर ये बोल देते हैं दमा दम निकलने के बाद ही जाता है, अस्थमा दम निकलने के बाद ही जाता है। माने दमा और अस्थमा की उस स्टेज में आप पहुंच जाएं कि बीमारी आपकी लाइलाज हो जाए, कोई दवा ही आपके ऊपर काम न करे, ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। कहां से शुरू होती है वो स्थिति? आपने मैदे की कोई ऐसी चीज खाई जो सड़ी हुई है, जिसमें फाइबर बिल्कुल नहीं है, बिना फाइबर की चीजें खाएंगे वो बड़ी आंत में जाकर चिपकेगी और बड़ी आंत धीरे धीरे दीवार उसकी मोटी होती जाएगी, ये कचरा उस पर चिपकता जाएगा, मोटा होता जाएगा, फिर इसकी सफाई भी बहुत मुश्किल हो जाती है और इसकी सफाई नहीं हो पाएगी तो आप फिर फंस जाएंगे बहुत गंभीर दुष्चक्र में। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया है मैदा और मैदे की बनी गई कोई भी वस्तु विरुद्ध आहार में गिनी जाती है, इसलिए आपको ना खाएं मैदा और मैदे की बनी हुई कोई भी वस्तु। और उससे भी ज्यादा खराब स्थिति है कि जब मैदे को सड़ाकर वस्तु बनाए, वो और भी खराब। मैदा अपने आप में खराब है, लेकिन मैदे को सड़ाकर जो वस्तुएं आप बना रहे हैं वो उससे भी ज्यादा खराब है। अब मैदे को सड़ाकर जो सबसे ज्यादा बनने वाली वस्तु है वो डबल रोटी और पाव रोटी है। मैदे को सड़ाकर जो बनने वाली दूसरी वस्तु है वो बिस्किट्स और बेकरी के आइटम है। ये तो और भी खराब स्थिति में आपको पहुंचा देते हैं। एक तो फर्मेंटेशन उसमें होता है, एक दिन होता है, कई बार 2 दिन होता है, कई बार 3 होता है। फर्मेंटेशन में आप जानते हैं कि जीव राशि पैदा होती है और मरती रहती है, उसी में उस जीव राशि के पैदा होने और मरने का पाप तो अपने ऊपर लगता ही है, बनाने वाला भी पाप का भागी होता है, हम जो खाने वाले हैं हम भी उसी पाप के भागी हो जाते हैं। वो तो धर्म के हिसाब से आप फंस ही गए, स्वास्थ्य के हिसाब से उससे ज्यादा आप फंस गए। आपको सुनकर हैरानी होगी, आप बहुत आसानी से जो डबल रोटी, पाव रोटी और बेकरी के आइटम खा लेते हैं, वो अगर आपने 10, 20, 50 ग्राम का खा लिया कोई वस्तु, 10, 20, 50 ग्राम, ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं, तो वो उतनी ही सफाई करने के लिए शरीर को कितनी मशक्कत और मेहनत करनी पड़ती है। आप ऐसे समझ लीजिए आपके घर की दीवारें हैं, इनकी घर की दीवारों पर अगर आप कोलतार चिपका दें, कोलतार आप समझते हैं, तार जिससे सड़कें बनती हैं, डामर कहते हैं यार, तो ये डामर कोलतार जो अगर आप अपने घर की दीवारों पर चिपका दें एक बार, फिर छुड़ा के देख लीजिए कितनी मेहनत और मशक्कत लगती है। ऐसे ही समझिए सड़े हुए मैदे से बनी हुई वस्तुएं जब पेट में जाती हैं तो वो कोलतार की तरह से, डामर की तरह से जैसे दीवार पर चिपक जाती है, वैसे ही सड़े हुए मैदे की चीजें बड़ी आंत की दीवारों पर चिपक जाती है, वैसे ही होता है। और कितना मुश्किल है उसको खुरच के छुटाना, वैसे ही पेट में बहुत मुश्किल होता है उसको खुरच कर निकालना। साधारण स्थिति में पानी तो उनको नहीं निकाल पाता है, फिर उसके लिए खराब से खराब दवाएं आपको देनी पड़ती हैं, जुलाब कराना पड़ता है, आपका पेट साफ करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग दवाएं देके आपका बड़ी आंत का सफाई करना पड़ता है, कई बार एनिमा देना पड़ता है, कई बार नेचुरोपैथी के सेंटर्स में जाकर आपको पेट की सफाई करानी पड़ती है। ये सब परिस्थिति में आप फंसे और दुख तकलीफ झेलें, उससे बेहतर है कि आप इसको जीवन में याद रखें कि सड़े हुए मैदे की, फर्मेंटेड मैदे की वस्तुएं ना खाएं। इसी के साथ हम जब इडली बनाते हैं तो इडली में भी फर्मेंटेशन होता है। तो आप बोलेंगे क्या इडली भी ना खाएं? इडली आप जरूर खाइए, मैं ये नहीं कहता इडली ना खाएं, लेकिन इडली बनाने का तरीका बदलें, उसमें फर्मेंटेशन कम से कम हो ऐसी व्यवस्था करें। फर्मेंटेशन ना हो तब तो बहुत आदर्श है, और अगर फर्मेंटेशन है तो उसको कोशिश करें कि वो ना हो फर्मेंटेशन। देखिए आयुर्वेद में बहुत स्पष्ट कहा गया है, आयुर्वेद में समय काल परिस्थिति का बहुत ध्यान रखा जाता है। आप सभी लोग जिस व्यवस्था समय काल परिस्थिति से आए हैं, आप सभी के अपने अपने जन्म स्थान चेन्नई में नहीं है, आप सभी के अपने अपने जन्म स्थान, किसी का राजस्थान में है, किसी का गुजरात में है।
राजस्थान और गुजरात का जो वातावरण है वो चेन्नई के वातावरण से बहुत अलग है। चेन्नई जो है समुद्र के किनारे है, हवा में बहुत नमी है। अब जहां हवा में बहुत नमी है, नमी के साथ नमक भी है, आप जानते हैं। हवा में यहाँ बहुत ज्यादा नमक है, हवा में बहुत ज्यादा नमी है। यहाँ का वातावरण, यहाँ की परिस्थिति, यहाँ की जलवायु बिल्कुल भिन्न है राजस्थान के वातावरण और वहाँ की जलवायु से। आप जानते हैं कि राजस्थान में हवा चलेगी तो एकदम सूखी होगी, उसमें पानी का अंश मात्र नहीं होगा। सूखी हवा में आप रह रहे हैं और यहाँ आप ऐसी गीली हवा में हैं जहाँ वातावरण बिल्कुल विरुद्ध है। तो आपको ध्यान हमेशा ये रखना है कि आप संक्रमण काल में हैं। आपका जन्म स्थान, जहां से आप निकले, आपका डीएनए, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपके शरीर की सारी संरचना वो तो बनी है राजस्थान की आबो हवा और जलवायु में, और आप रह रहे हैं उसके बिल्कुल विरुद्ध वातावरण। तो आपको तो और ज्यादा सावधानी से अपना जीवन बिताना पड़ेगा। जिनका जन्म चेन्नई में हुआ है और जो यहाँ की आबो हवा में बड़े हुए हैं, जिनका शरीर यहाँ की आबो हवा में बड़ा हुआ है, उनके शरीर की संरचना और आपके शरीर की संरचना में जमीन आसमान का अंतर है। आप चाहें तो अपनी आंखों से देख लें। किसी भी चेन्नई में पैदा हुए नागरिक को अपने पास खड़ा करके कहें, पड़ोसी को या शीशे में देखें, क्या क्या अंतर आपको दिखाई देता है। आपकी त्वचा और उसकी त्वचा में जमीन आसमान का फर्क है। आपके नाक नक्श और उसके नाक नक्श में जमीन आसमान का फर्क है। आपकी गर्दन उसकी गर्दन में जमीन आसमान का फर्क है। हाथ पैर की बनावट उसकी हाथ पैर की बनावट में जमीन आसमान का फर्क है। ये फर्क प्रकृति ने बनाया, आबो हवा के हिसाब से ये बना। तो जब शरीर में भिन्नता है तो भोजन में भी भिन्नता होगी, भोजन में भी भिन्नता होगी। जब शरीर अलग अलग है, शरीर की संरचना अलग अलग है, तो उनके लिए जो भोजन है वो आपके लिए उतना लाभकारी होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। उनके लिए बहुत सारी चीजें भोजन में वो उपयोग करेंगे, बहुत उपयोगी होगी, आपके लिए शायद नहीं होगी। आपके लिए वो बहुत उल्टी भी सिद्ध हो सकती है। सामान्य रूप से आयुर्वेद में ये कहा गया है कि भोजन बनाते समय, भोजन पकाते समय हमारे वातावरण का, पर्यावरण का, तापमान का, आबो हवा का, सूर्य के प्रकाश का, इन सब का ध्यान रखना चाहिए। तो हम एक दूसरे तरह की आबो हवा में से पैदा हुए लोग हैं और यहाँ आके रह रहे हैं, यहाँ दूसरे तरह की आबो हवा है। इसलिए आप कभी भी ऐसी कोई नकल करने की कोशिश ना करें कि जैसा वो खाते हैं वैसा हम भी खा लेंगे। वो इडली खा रहे हैं तो हम भी खा लेंगे, वो इस तरह से रसम पी रहे हैं, इमली की चटनी खा रहे हैं, वो हम भी खा लेंगे। उनके लिए इमली की चटनी बहुत अनुकूल हो सकती है और आपके लिए तो प्राणघातक हो सकती है। आपके लिए वही इमली की चटनी प्राणघातक हो सकती है जो उनके लिए दवा जैसी है। जो इडली को खा रहे हैं वो शायद उनके लिए बहुत अनुकूल हो सकती है, लेकिन आपके लिए तो वो तकलीफ का कारण बन सकती है। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें, विरुद्ध आहार की चर्चा चल रही है, कि आप अपने आहार को अपने हिसाब से तैयार करें। मतलब आप, सीधी सी बात है, राजस्थान के किसी भी घर में, इसको ध्यान से सुनिएगा, जो 100 साल, 200 साल, 300 साल से चल के आया है, ऐसा घर जो संयुक्त परिवार वाला है, पूछ लीजिए किसी को, इडली बनती थी क्या 50 साल पहले? नहीं बनती। 100 साल पहले बनती थी? नहीं बनती। 200 साल पहले बनती थी? नहीं बनती। क्यों नहीं बनती थी? चावल तो उनके यहाँ भी है, चावल यहाँ भी है। इडली वो नहीं बनाते और यहाँ वाले बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि वो जो सूखी हवा है जहां वो रहते हैं, तापमान बहुत तेज है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और सूखी हवा में चावल को सड़ाकर खाना प्राणघातक हो सकता है। आप जानते हैं क्यों? सूखी हवा में शरीर में पानी कम होता है। आप जानते हैं, सूखी हवा है ना, गर्म हवा पानी को सोखती है। जब वातावरण की हवा में पानी नहीं है तो शरीर में भी पानी कम होगा।
ऐसी स्थिति में आपको ध्यान ये रखना है कि कौन सी ऐसी चीजें खाएं जिनसे हमारा पानी और कम ना हो, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो वहां तो चावल आप सूखा खाना तो अच्छा है, चावल सूखा माने चावल को बनाया, फिर उसमें बघार लगाया, बघार लगाने से उसकी कुछ वाष्प निकल गई, पानी कम हो गया, वो चावल आप खाएंगे तो बहुत अच्छा पड़ेगा आपको। लेकिन यहाँ की तरह से उसको फर्मेंट करके सड़ा के 1 दिन 2 दिन फिर बनाएंगे तो वो तकलीफ कर देगा। इसलिए भारत के हर क्षेत्र में वहां की आबो हवा के हिसाब से भोजन तैयार होता है। राजस्थान के लोगों के लिए लापसी बहुत अनुकूल है। आप लापसी खाएंगे तो आपके लिए अमृत के जैसा है। और किसी तमिलनाडु के भाई को खिला के देख लीजिए, उसकी क्या तकलीफ होगी। लापसी खिला के देख लीजिए उसको। आप लापसी खाते हैं ना, खूब सारा घी डालकर किसी चेन्नई वाले भाई को खिला के देख लीजिए, कल को दूसरे दिन शिकायत करता मिलेगा आपको, क्या खिला दिया आप कहेंगे जी हमने तो हमारी सबसे अच्छी चीज आपको खिलाई, और वो आपको गाली ही देता मिलेगा कि मुझे क्या खिला दिया उसने। महत्व की बात जो समझने की है वो आबो हवा, वातावरण, पर्यावरण। मैं अब जो महत्व की बात पे आ रहा हूँ, जो आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, वो ये कि जैसे लोग होते हैं, जैसा वातावरण होता है, जैसा पर्यावरण होता है, वैसा ही भोजन होना चाहिए। भोजन की अनुकूलता हमारे अपने शरीर की संरचना, हमारी आबो हवा, हमारे वातावरण पर निर्भर है। माने एक सीधी सी बात है कि भोजन लोकल होना चाहिए, नेशनल नहीं, इंटरनेशनल, लोकल होना चाहिए। तो आप अपने स्थानीय आबो हवा, स्थानीय व्यवस्था को ध्यान में रखकर अपने भोजन की तैयारी करें। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि कम से कम जो राजस्थानी लोग यहाँ रहते हैं, गुजराती लोग यहाँ रहते हैं, उत्तर भारतीय लोग यहाँ रहते हैं, बिहार बंगाल के लोग यहाँ रहते हैं, वो कोशिश करें कि इडली जैसी चीजें कम से कम खाएं। ना खाएं तो बहुत ही अच्छा, वो तो आदर्श, लेकिन कोशिश करें कम से कम खाएं। और जो खाएं तो वो खुद पकाएं, और खुद पकाते समय ध्यान में ये रखें कि जितनी देर इडली को बनाने के लिए